If distance between central maxima and first minima is x, then sin theta equal to x upon f. अब मान लो ये फर्स्ट मिनिमा है, P1 मिनिमा है, तो ये डिस्टेंस, अभी टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, पहले टॉपिक का नाम लिखिए। width of central maximum. Width of central maximum. So if f is the focal distance, focus distance होते हैं focal distance of lens L2, ठीक है, and it is placed very near to the slit, and if x is the distance between point P and P1. P क्या है? Central maxima and P1 is first minimum. ऐसे suppose करें कि P1 पे first minimum. X is the distance between central maxima and first minimum. ठीक है, तो अब हम इस डायग्राम में देखते हैं। सपोज P पे सेंट्रल मैक्सिमा मिला, P पे तो मिलेगा ही, ये तो सपोज नहीं करना है, P पे मिलेगा ही, बिकॉज पाथ डिफरेंस फॉर द पॉइंट P इज 0 फॉर ऑल द वेव्स, जितने भी वेव्स आ रही है उन सब में पाथ डिफरेंस 0 है P पॉइंट के लिए, तो P पे तो सेंट्रल मैक्सिमा ही मिलेगा, और P1 पे हम मान लेते हैं कि फर्स्ट मिनिमा है। अब P के बाद फर्स्ट अपना मालूम वहां पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर हम मान लेते हैं कि P1 पे फर्स्ट मिनिमा है, और फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा पे फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, a sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा पे सेकंड मिनिमा मिलेगा, a sin थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा पे थर्ड मिनिमा मिलेगा, और सारी मिनिमास की इंटेंसिटी 0 ही होती है, 0 इंटेंसिटी होती है, बिल्कुल 0 इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी में तो कोई वेरिएशन है नहीं, सबकी 0 इंटेंसिटी है, तो जब भी a sin थीटा एंड लैम्डा होगा तो हमें मिनिमास मिलेगा, ठीक है। तो P और P1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लिया x है, ठीक है, P और P1 के बीच में डिस्टेंस x है, और ये फोकल डिस्टेंस ये है f, ठीक है। तो अब ये पास में पहुंच गया बहुत, तो ये जो ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल थीटा है, ये ट्रायंगल है क्या, दिख रहा है आपको ट्रायंगल, एक दूसरा कलर लेते हैं, येलो, तो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाला लेंस यहाँ पर पास में भी कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है, और ये x हो गया, और ये थीटा है एंगल, तो sin थीटा क्या होगा? sin थीटा क्या होता है? p अपॉन h, p परपेंडिकुलर is x and h is hypotenuse f, ठीक है, sin थीटा लिखते हैं, thus sin theta equal to x upon f,
and for the first minima, we know a sin theta equal to lambda o sin theta equal to lambda by a. तो ये इक्वेशन सपोज करो 1 है, ये 2 है, दोनों को कंपेयर करें। तो फिर x upon f equal to lambda upon a or x equal to lambda f upon a। x क्या है? width of the central maximum, ठीक है। ये width of the central maximum नहीं है क्योंकि x तो इतना ही डिस्टेंस है ना, width क्या होगा ऊपर वाले डिस्टेंस की कितनी पड़ेगी, ये वाली भी, तो x का डबल हो जाएगा। ये x यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम, यहाँ पर भी फर्स्ट मिनिमम है, ये जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे करते हैं, तो ये width पूरा ये होगा x और ये वाला भी x सिमेट्रिकल होता है, तो टोटल जो width होगा वो 2x हो जाएगा। x equal to this, now width of the central maximum width of the central maximum is 2x equal to 2f upon 3, 2 lambda f upon, ठीक है। ये हो गया width of the central maximum। ये बस सिंपल फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। लैम्डा क्या है? जो भी हमने सोर्स लिया है लाइट सोर्स, उसका वेवलेंथ, जैसे सोडियम सोर्स है तो येलो लाइट आएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। और एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2, और ए क्या है? विड्थ ऑफ द स्लिट। अगर ये तीनों चीजें पता है तो यू कैन फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। आपको कुछ पूछना है, डाउट है? ओके, कुंदन कुमार। मैम sin थीटा इज इक्वल टू x बाय f कैसे हो गया, वो तो बता दिया। ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना, इस डायग्राम से हम अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। ये x है, ये हमारा f है, मतलब क्या है कि लेंस अभी तो f आपको यहाँ से यहाँ तक आप सोच रहे हो, यस मैम, है ना, पर हमने कहा है कि लेंस स्लिट के बहुत ही पास में है, ओके मैम। तो इस लेंस को उठा के एकदम पास में रखना है। मैम तब भी हाइपोटेनस तो वो नहीं ना होगा, नीचे वाला है ना, पर ये अप्रोक्सीमेट है। ओके मैम, कोइंसाइड कर देंगे। ओके मैम, हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को डाउट है? अनीता? जिसमें हो गया यही डाउट था। हेलो, क्लियर हो गया मैम, यही डाउट था। अच्छा अच्छा ठीक, ओके। तो हम तो ये तो हुआ मैम। यस, 2x कैसे हुआ मैम? आप कौन बोल रहे हैं? अंकित?
यस मैम, अंकित बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा में अब विड्थ निकाले तो 2x कैसे हुआ? अच्छा 2x कैसे हुआ? ये देखिए x तो हमने माना p और p1 के बीच में डिस्टेंस, यस मैम। ठीक है। अब जो सेंटर मैक्सिमा होता है ना, इस तरह होता है, ऐसे बनाते हैं कि ये सेकेंडरी मिनिमा, सॉरी ये मिनिमा हाँ हो गया, यस मैम। तो हाँ ये यस मैम। p का ये p1 है, तो ये इधर वाला भी काउंट होगा ना, ये x है, ये x है, 2x हो गया। यस मैम, ठीक, समझिए। ठीक। अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उस दिन हमने डायग्राम बनाया था कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट है, फिर ये मिनिमा की तो हमेशा 0 होती है, सेकेंडरी मैक्सिमा ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसकी आई नॉट बाय 22 होती है। तो ये आई नॉट बाय 22 कैसे आया? ठीक है, आगे आगे दूसरा मैक्सिमा होगा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उसकी आई नॉट बाय 61 हो गई। तो ये कैसे आते हैं, इनकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, किस तरह चेंज होती है, तो ये अब हम देखेंगे। Intensity distribution in the diffraction pattern of single slit. In the diffraction pattern of single slit. Intensity distribution. So path difference between waves passing at angle theta from point A and B is A sin theta. ये तो क्लियर है कि A और B से जो लाइट वेव आ रही है उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है A sin theta. Then the corresponding phase difference. पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकालना आता है, कैसे निकालते हैं? फेज डिफरेंस सपोज करो 2 अल्फा है तो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा A sin theta. ये निकालना आता है। हमने एकदम स्टार्टिंग में जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स किया था तो उसमें we have learned that lambda equal to 2 pi. लैम्डा पाथ डिफरेंस है, 2 pi फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस अगर 1 है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 pi by लैम्डा। पाथ डिफरेंस अगर a sin थीटा है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 pi by लैम्डा a sin थीटा। तो ये जो फेज डिफरेंस है 2 pi by लैम्डा a sin थीटा उसको हमने यहाँ 2 अल्फा रख दिया, ठीक है। तो ये है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसमें? ए पॉइंट और बी पॉइंट, जो स्लिट के किनारे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, उनसे जो वेव्स आ रही है उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से रिजल्टेंट फेज डिफरेंस हो गया। जितनी भी वेव्स आ रही है वो सारी हर एक पॉइंट से आएगी, वेव्स तो हर जगह से जाएगी, बट किनारे वाले एकदम बाउंड्री हो गई। तो बाउंड्री से जो वेव्स आ रही है उनमें फेज डिफरेंस है 2 पाई बाय लैम्डा a sin थीटा, है ना। और पाथ डिफरेंस कितना है? a sin थीटा, ठीक है। पाथ डिफरेंस बिटवीन a एंड b, a sin थीटा। ये किसके लिए है? जो वेव थीटा एंगल से आ रही है, जो बिल्कुल सीधी सीधी आती है उनमें तो थीटा 0 हो गया, सीधी सीधी आ रही है तो थीटा 0 हो गया और sin 0 0 होता है। जो सीधी सीधी आ रही है उनमें तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, और जो थीटा एंगल से मुड़ के आ रही है, डिफ्रैक्ट होके आ रही है, उनमें पाथ डिफरेंस हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है। और फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई बाय लैम्डा a sin थीटा, फेज डिफरेंस। लेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब हमें निकालना क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, हमारा टारगेट है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना, ठीक है। तो let the resultant amplitude of waves going through slit AB is depicted by a curve EG. तो अब हम क्या करेंगे? Resultant amplitude के लिए कर्व बनाएंगे।
कर्व कैसे बनाएंगे? जितनी भी वेव्स जो आ रही है उन सबको छोटे छोटे एम्पलीट्यूड मान लेंगे कि उन सबका एम्पलीट्यूड कुछ कुछ है। तो सपोज जैसे ऐसे है, सबका एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, तो ये बताइए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द एम्पलीट्यूड्स। तो ये सपोज करो ऐसे कर्व बना दिया हमने, उसमें ये सबका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जितनी भी वेव्स ए बी स्लिट से होके पास हो रही है, बहुत सारी वेव्स आएगी, तो सबका जो एम्पलीट्यूड है उन सबको एक कर्व से ड्रॉ कर दिया, उस कर्व को बोला है हमने ईजी। ठीक है, ये कर्व है, एक कर्व है ईजी, और रिजल्टेंट क्या होगा? इन सबका वेक्टर एडिशन। तो इन सबका वेक्टर एडिशन ये हो जाएगा सीधी लाइन ईजी। ठीक है, अब ई से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो इसकी डायरेक्शन क्या है? ई एच, और यहाँ जी से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एच पॉइंट है, तो जी एच तो उस वाले जो लास्ट है ना, मतलब यहाँ जो ई से जो एम्पलीट्यूड हमने ड्रॉ किया है वो मान लो ए पॉइंट से आने वाली वेव के कॉरस्पॉन्ड एम्पलीट्यूड है, और जी पे जो एम्पलीट्यूड ड्रॉ किया है वो मान लो बी पॉइंट से आने वाली वेव के कॉरस्पॉन्ड एम्पलीट्यूड है, बाकी बीच वाले सारे पॉइंट से आने वाले एम्पलीट्यूड्स हैं। तो सबको हमने इसे ड्रॉ कर दिया, तो वो एक कर्व शेप में आ गया। उसमें ई से जो आ रही है उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, जी से जो आ रही है उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा? एंगल फेस डिफरेंस के इक्वल होगा, और फेस डिफरेंस कितना है? 2 अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, मेरा है 1245। 1245 का आप पूरा लेने का ये जो है जब विचार खत्म हो जाएगा तो मैं 1240 में छोड़िएगा, 5 मिनट में एक बार आ सकते हैं। ये थोड़ा सा बता दीजिएगा so that मैंने अभी लेना चाहते हैं 1245 के पास। अच्छा, ठीक है, ये मैं स्टूडेंट्स को बताऊं। नहीं हम लोगों को थोड़ा बता दीजिएगा कि किस तरह हमारे यहाँ पे ये 12 से 14 तो कुछ बच्चों को हम लोग को आगे करना है। ठीक है ना, मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए कैसे आप। ठीक है, तो मैं कितना मुझे पढ़ने में आता है। ठीक है, आप लोगों को कुछ डाउट है क्या? एक बार मैं इस टॉपिक को खत्म कर लूं, बाद में डाउट लें, बिकॉज क्या पता जब हम आगे प्रोसीड करें तो आपके डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाए। ठीक है, या फिर एक जना से पूछ लेते हैं। चलो, मनीषा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मनीषा। मैम वो जो टेंजेंट्स के बीच में ये 2 अल्फा कैसे हो गया एंगल? अच्छा, ये अभी हमने बताया कि फेस डिफरेंस 2 अल्फा किस किस के बीच में है? मैम सपोज है, मैम ये मान लिया कि 2 अल्फा है। नहीं, 2 अल्फा ही है, माना थोड़ी 2 अल्फा ही है। पाथ डिफरेंस a sin थीटा है, तो फेस डिफरेंस 2 अल्फा होगा, है ना, और 2 अल्फा की वैल्यू ये होती है। और मैम वो जो ये था sin थीटा इज इक्वल टू x/f जो आया था मैम, वो वाला एक बार बता दीजिए ना। तो वो कुछ ट्रायंगल से आया, वो थोड़ा अप्रोक्सीमेट है। अच्छा, इस ट्रायंगल से आया, ये जो येलो लाइन से ड्रॉ किया है ना ट्रायंगल, ये ठीक है, इसमें ये जो है परपेंडिकुलर, ये तो है x, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, इसको मान लिया f है। पर मैम हाइपोटेनस f नहीं है ना? सॉरी मैम हाइपोटेनस का f नहीं है ना? हाँ, हाइपोटेन्यूज का f लेना है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी दूरियां हैं, तो ये लाइन एकदम पास
ये तो f हो गया और ये हाइपोटेन्यूज का f ही लेना है, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट है, तो इस एंगल से ये अप्रोक्सीमेट है sin। यस मैम। ठीक है, जो बेस है ना उसी को हाइपोटेन्यूज के इक्वल मानेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ये देखो ना, ये आप ध्यान रखिए a और b के बीच में पाथ डिफरेंस है a sin थीटा। a और b क्या है, जो स्लिट है उसके कॉर्नर्स है, ठीक है, स्लिट के कॉर्नर है a और b, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है a sin थीटा, स्मॉल a sin थीटा, और फेज डिफरेंस है 2 अल्फा, जिसकी वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा a sin थीटा। ये क्लियर है ना सबको? a और b जो किनारे हैं स्लिट के, उन दोनों से जो वेव्स आ रही है उनमें पाथ डिफरेंस a sin थीटा और फेज डिफरेंस 2 अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है, तो यहाँ ये जो पहली वेव है ना, ये ऐसे, और ये जो लास्ट की वेव है ये आ रही है b से, उल्टा भी कर सकते हो, ये लास्ट वाली वेव है b से आ रही है, पहली वेव है a से आ रही है, पर इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 2 अल्फा। तो ये भी एंगल है 2 अल्फा। एंगल तो हम ऐसे निकालते हैं ना कि कोई कर्व है तो उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक दूसरा कर्व है टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल होता है दोनों कर्व के बीच में, ठीक है। तो ये एंगल निकाला हमने 2 अल्फा, और ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि वेक्टर एडिशन होता है, टोटल एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द एम्पलीट्यूड्स। तो ये वेक्टर एडिशन में तो हम सीधी लाइन तो ड्रॉ कर देते हैं, ये वेक्टर एडिशन। तो ईजी क्या हो गया, कोड हो गया, और ये वाला ईजी क्या है, कर्व। दो ईजी है हमारे पास, एक सीधी लाइन है उसको बोल देते हैं कोड ईजी, कोड ईजी जो कि है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। कोड ईजी इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये जो कर्व ईजी है वो तो हमने ड्रॉ किया, सारे सारे एम्पलीट्यूड एक्सेस करके ड्रॉ कर, ठीक है। हमारा टारगेट है कोड ईजी निकालना। अब हम वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ये कर्व है तो इस कर्व का वो सेंटर लेंगे, वापस अरे तो फिजिक्स क्लास में अभी बहुत हो गया, फिजिक्स क्लास में लॉगिन नहीं कर रखा। हाँ अरे तो हम तो क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कर्व है ना, अगर इसको पूरा का पूरा ड्रॉ करेंगे तो एक्सपेक्ट कर बनेगा, उसका एक सेंटर होगा, तो वही सेंटर इस कर्व के लिए भी सेंटर होगा। सपोज करिए इसका सेंटर हमने बना दिया, ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर को लिखते हैं a स्मॉल k, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये सेंटर ऑफ द कर्व है स्मॉल k, ठीक है। तो बीच में एंगल क्या होगा 12, सेम एंगल, और ये जो कर्व है सेंटर पर, तो रेडियस होगा r, सपोज करो रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। ये इसमें किसी को डाउट है ड्राइंग में? हमने सारे एक्टिविटी में
के कर्व शेप में बना दिए। इस कर्व का एक सेंटर हो गया स्मॉल के, और कर्व से जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस हो गया r, ये अल्फा ही होगा 2 अल्फा एंगल, ये वाला भी 2 अल्फा एंगल है। अब हमने निकालना क्या है, कोड ईजी निकालना। ईजी जो स्ट्रेट लाइन है ना वो निकालना। तो हम डिग्नोमेट्री यूज करते हैं, एंगल GHT, GHT is 2 alpha. Here the resultant amplitude is calculated by the vector addition method. Now small k is the center of the curve EG, then EKG is 2 alpha from triangle KEF. F ऐसे बनाएंगे, इसको बीच से ऐसे करते हैं, ये वाला F, तो ट्रायंगल KEF, ठीक है। From triangle KEF, साइन थीटा निकालेंगे इसमें, साइन अल्फा, ये 2 अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या हो गया अल्फा, तो साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होगा, P अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर हो गया ये EF, हाइपोटेन्यूज हो गया स्मॉल r, तो परपेंडिकुलर हो गया कोड EF, मतलब सीधी लाइन EF कोड स्मॉल r, ठीक है। अब EF हो गया r sin है, ठीक है। और EG क्या है 2EF, EG होगा तो EF प्लस FG, 2EF हो गया, EG इक्वल टू 2EF इक्वल टू 2R sin है। अब हमें स्मॉल r भी निकालना पड़ेगा, स्मॉल r तो पता है नहीं, तो उसको निकालते हैं। Curve EG is proportional to slit width A, ठीक है। ये जो कर्व EG है ना, तो स्लिट की विड्थ के प्रोपोर्शनल होगी, ये तो क्लियर है ना। जितनी वेव्स आएगी उनका एम्पलीट्यूड स्लिट की विड्थ पे डिपेंड करेगा, मतलब एग्जैक्टली स्लिट विड्थ की इक्वल नहीं होगी, स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल होगी। Curve EG is proportional to slit width A, EG equal to CA, C is the proportionality constant, and so EG is proportional to A, or EG equal to CA. C is a constant, ठीक है। कर्व EG हो गया। अब एंगल इक्वल टू दैट कर्व अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कर्व अपॉन रेडियस, तो एंगल 2 अल्फा, तो कर्व EG अपॉन रेडियस r, यहाँ से है ना, इस डायग्राम से कर्व EG अपॉन रेडियस r इक्वल टू 2 अल्फा, ये वेल नोन फॉर्मूला है। तो कर्व EG क्या है, CA अपॉन r इज 2 अल्फा, तो r इक्वल टू क्या हो गया, CA अपॉन 2 अल्फा, CA अपॉन 2 अल्फा। तो फिर कोड EG क्या हो जाएगा, कोड EG है ये वाला EG, ये क्या है कोड EG, जो सीधी लाइन है,
सीधी लाइन EG इक्वल टू 2EF 2R sin अल्फा। तो 2R की वैल्यू वहां से पुट करेंगे 2R, इसको कोई मसला नहीं। तो 2R इक्वल टू CA अपॉन अल्फा। ये इक्वेशन समझ लो 2 है और ये वाली है 1, ठीक है। कोड EG इक्वल टू 2R sin अल्फा। कोड EG इक्वल टू 2R sin अल्फा और 2R की वैल्यू है CA अपॉन अल्फा, CA अपॉन अल्फा sin अल्फा। कोड EG मतलब कोड EG क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। EG equals to CA sin अल्फा अपॉन अल्फा। CA क्या है? CA क्या है? टोटल एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू। हमने बताया ना कि कर्व EG इज इक्वल टू CA हमने पुट किया, तो कर्व EG क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक तरह से, है ना। तो इसको हम A नॉट पुट देते हैं, A नॉट sin अल्फा where A naught is equal to CA maximum amplitude। ठीक है, A naught equal to CA। तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। उसको R भी लिख सकते हैं, कैपिटल R इक्वल टू A naught sin अल्फा अपॉन अल्फा। कैपिटल R इक्वल टू A naught sin अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये आपको ये आगे डबल स्लिट पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा। डबल स्लिट को क्या करेंगे? दो सिंगल स्लिट ले लेंगे। एक सिंगल स्लिट का एम्पलीट्यूड ये होता है, दूसरे सिंगल स्लिट का भी यही होगा। अगर दोनों स्लिट का विड्थ सेम है तो वहां फिर वैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे दोनों स्लिट को ऐड करके। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको डिराइव करना बहुत सिंपल था। क्या किया हमने? जितने भी वेव्स जा रही है सबके एम्पलीट्यूड को एक कर्व शेप में ड्रॉ कर लिया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को वेक्टर एडिशन के थ्रू एक लाइन में ड्रॉ कर लिया, फिर उस कर्व का एक सेंटर ले लिया, एक रेडियस ले लिया, ठीक है। और एंगल बिटवीन दिस कर्व्स मतलब बाउंड्री पे जो पॉइंट्स थे उन दोनों के बीच में हमने टेंजेंट खींच के एंगल ड्रॉ कर लिया जो कि 2 अल्फा है। फिर कर्व कोड EG निकाला, वो ट्रायंगल लेके, है ना, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कोड EG पे और वो ट्रायंगल ले लिया, उससे वो नीचे वाला बेस आ गया हमारे पास EF और उसका डबल किया तो EG हो गया, कोड EG। तो उसमें 2R sin अल्फा हो गया। 2R की वैल्यू ये CA यहाँ पे है ना, CA अपॉन अल्फा। ये वहां से ज्योमेट्री से एंगल इक्वल टू कर्व अपॉन रेडियस को यूज करके आ गया। दो इक्वेशन आ गई, एक में 2R की वैल्यू है, उस 2R की वैल्यू इस EG में लिख दिया, कोड EG में। तो कोड EG हो गया CA अपॉन अल्फा sin अल्फा। तो CA को लिख दिया A नोट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो R हो गया A नोट sin अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। The amplitude at a point due to single slit is A naught sin alpha upon alpha। अब इंटेंसिटी क्या होगी? एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी A naught स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा डिपेंड्स ऑन थीटा। अल्फा तो थीटा पे डिपेंड करता है, पता है आपको। 2 अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा
ए साइन थीटा, अल्फा थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। बस अब हम ये वैल्यू यूज करके सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी, सेकेंडरी मैक्सिमास की इंटेंसिटी निकालेंगे, जो हमने अभी बताया ना आई नॉट बाई 22 और ये कैसे आया। तो पहले वो कर लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन लूंगी, ठीक है। सॉरी, तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी I is proportional to resultant amplitude square. I equal to a naught square sin alpha upon alpha का whole square. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के तो कांस्टेंट रखा, तो कांस्टेंट को इस a नॉट में मर्ज हुआ मान लेते हैं, क्योंकि a नॉट इज इटसेल्फ एज कांस्टेंट, a नॉट में पहले से ही कांस्टेंट है, एक और कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट ही बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं a नॉट स्क्वायर sin alpha upon alpha का whole square, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट होती है, तो हमें पता है, और यहाँ से निकालेंगे वेयर अल्फा, अल्फा को लिख देते हैं, तो अल्फा हमें पता है y by lambda a sin थीटा, है ना, अल्फा डिपेंड्स ऑन थीटा, ठीक है। अब हम सेंट्रल मैक्सिमा के लिए देखते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे ना, तो उसके लिए सबकी इंटेंसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इससे शुरू करते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जैसे ये एम्पलीट्यूड भी हमने इससे निकाला है, जिससे हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा का देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए थीटा 0 होता है ना, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा, 4 P में थीटा 0 है ना, सीधी सीधी लाइन जा रही थी तो थीटा 0 है, तो थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 है तो sin 0 0 है, तो अल्फा कितना हो गया 0, 4 P थीटा इक्वल टू 0, which implies अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ अल्फा 0 पुट करेंगे तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I नॉट sin अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। a नॉट स्क्वायर को I नॉट लिख दिया मैक्सिमम इंटेंसिटी, अल्फा 0 होगा तो sin 0 अपॉन 0 तो 0 गया, नहीं सॉरी, sin 0 अपॉन 0 डेल हॉस्पिटल रूल से 1 हो जाता है, ठीक है। sin 0 अपॉन 0 प्लस 0 अपॉन 0 डेल हॉस्पिटल रूल से लिमिट sin अल्फा टेंड्स टू 0 sin 0 अपॉन 0 इक्वल टू 1, तो आपने पढ़ा होगा, तो अल्फा इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट, अल्फा इक्वल टू 0, then alpha tends to 0 sin alpha upon alpha equal to 1, है ना, then intensity I will be equal to I naught, तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है I naught, ठीक है। अभी क्वेश्चन अभी मैं ओके एक जना बोल सकता है आदर्श, हेलो हाँ आदर्श, मैम, ये वाला फिर से बताइए ना, अल्फा टेंस टू 0 sin अल्फा बाई अल्फा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, फिर से नहीं समझ में आया मैम हमको। हेलो
20,000 20 बादों में अच्छा बेच दिया मैं जितना अब तो सब तो 5 मिल गया 350 हो गया हाँ ये तो 12 दिन हो गए हम लोग का 12 दिन 14 को हमारे लिए अच्छा हाँ फिजिक्स को भी चाहिए इसमें लिंक वगैरह उसी से हो जाता है नहीं बस आके बोल दीजिए बच्चे ऐसे बैठ कर अच्छा अच्छा कुछ नहीं करना होता अच्छा कुछ बोल अच्छा सिंपली लिंक वगैरह को शेयर करते हैं अपने मोबाइल से करते हैं नहीं कुछ लिंक शेयर अच्छा लिंक आपको शेयर करना है हाँ तो यहाँ हमने कितना ग्रुप बना हुआ है अच्छा वहाँ पे जाकर कुछ करते हैं और यहाँ पे गूगल मीट खोल के उसी लिंक पे मुझे चला जाता है गूगल मीट खोलेंगे तब यहाँ से देख पाएंगे नहीं यहाँ तो आके आप बोल दीजिए जूम पे है ना ये तो अच्छा ये जूम पे जाके जूम पे तो इनका पासवर्ड वगैरह चाहिए तो अच्छा। शायद एडमिन सर के पास होगा अच्छा वो ले लो हाँ हाँ क्या बोल रहे थे अच्छा ये when alpha tends to 0 sin हो गया alpha हो गया समझ गया। जब लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 ले रहे तब ले रहे हैं ना हाँ यस मैम समझ गया अच्छा ठीक है ठीक तो ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी अब हम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालेंगे ठीक है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा तो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा पांच डिफरेंस पहले सेकेंडरी मैक्सिमा लिखते हैं फर्स्ट का काम करेंगे जनरल सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा होता है 2n + 1 λ/2 ठीक है मिनिमास के लिए तो n लैम्डा होता है और मैक्सिमास के लिए 2n + 1 λ/2 तो साइन थीटा कितना हो गया 2n + 1 λ/2 तो साइन थीटा तो हम यहाँ से 2 अल्फा निकाल सकते हैं साइन थीटा इंक्लूड करके since 2 alpha equal to 2 pi by lambda a sin theta हाँ तो a sin theta डायरेक्ट पुट कर दो 2 alpha equal to 2 pi by lambda a sin theta is 2n + 1 λ/2 ठीक है a sin theta को पुट कर दिया समझ में आ गया ना सबको ये हटा देना यहीं से डायरेक्ट हमने ए साइन निकाला 2n + 1 λ/2 तो ये जो है ना ये साइन थीटा को पुट कर दो ठीक है since 2 alpha equal to this और 2 alpha equal to this लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया 2 2 कैंसिल हो गया 3 हो गया 2n + 1 pi 2 alpha equal to है ना और
अल्फा इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, अब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा पाई बाय 2। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी ना, 3 पाई बाय 2 से, n इक्वल टू 1 डिफ्रैक्शन में n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना। तो 1 हो गया तो ये हो गया 3 पाई बाय 2, 2 हो गया तो ये हो गया 5 पाई बाय 2 और 3 हो गया तो ये हो गया 7 पाई बाय 2। तो इस तरह से है ना। तो जब अल्फा 3 पाई बाय 2 होगा तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, अल्फा 5 पाई बाय 2 होगा तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे ही थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है ना। तो अब देखते हैं फोर्थ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अल्फा कितना होगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, इंटेंसिटी होती है आई नॉट सिंस आई नॉट साइन अल्फा को हेल्प करना होल स्क्वायर, तो आई नॉट साइन 3 पाई बाय 2 अपॉन 3 पाई बाय 2 का होल स्क्वायर। साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है 3 पाई बाय 2 मतलब पाई प्लस पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 हो गया, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो साइन 3 पाई बाय 2 हो गया 1, तो ये हो गया आई नॉट, ये तो 1 हो गया, नीचे हो गया 9 पाई स्क्वायर बाय 4, तो ये 4 को ऊपर लिख देते हैं 9 पाई स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे ना 4 आई नॉट अपॉन 9 पाई स्क्वायर, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा आई नॉट बाय 22। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी हो गई आई नॉट बाय 22 आई इक्वल टू। ठीक है, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 5 पाई बाय 2। फर्स्ट के लिए अल्फा 3 पाई बाय 2 था, सेकंड के लिए 5 पाई बाय 2। सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा अल्फा इक्वल टू 5 पाई बाय 2, तो आई हो गया आई नॉट साइन 5 पाई बाय 2 बाय 5 पाई बाय 2 होल स्क्वायर। और सिमिलरली साइन 5 पाई बाय 2 1 होगा क्योंकि साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई पे तो वो वापस साइन पाई बाय 2 हो गया, साइन पाई बाय 2 1, तो ये कितना हो गया आई नॉट और ये हो गया 4 अपॉन 25 स्क्वायर, 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर, और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आई नॉट बाय 61। ठीक है, तो हो गया सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है ना। तो इंटेंसिटी देखिए सेंट्रल मैक्सिमा की है आई नॉट, फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आई नॉट बाय 22, सेकेंड में आई नॉट बाय 62 61, मतलब बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, और मिनिमास की निकालेंगे तो वही पुट कर देंगे इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, ये तो हमें पता है 0 है, बट यहाँ प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? फॉर मिनिमा वी नो पाथ डिफरेंस a sin theta equal to n lambda, where n starts from 1 to alpha. The total phase difference is 2 pi by lambda a sin theta, 2 pi by lambda a sin theta is n lambda, so this is equal to 2n pi, to alpha equal to 2n pi, or alpha equal to n pi, or alpha equal to pi, 2 pi, 3 pi and so on. इनमें मिनिमास मिलेंगे। अब देखते हैं मिनिमा की इंटेंसिटी कितनी होती है, वही साइन अल्फा की वैल्यू पाई वगैरह पुट करेंगे तो वी नो साइन पाई साइन n पाई सब 0 ही होता है ना, साइन पाई साइन 2 पाई 0 होता है।
इंटेंसिटी I इक्वल टू I नो साइन सीधे n पाई लिख देते हैं n पाई होल स्क्वायर तो साइन n पाई तो 0 लिखता है y इक्वल टू 0 ठीक है। अब हम ड्रॉ करें अब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर अल्फा लिखते हैं या इंटेंसिटी लिख लिया आई। अब हमें पता है कि अल्फा पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे होगा तो मिनिमा मिलेगी जीरो इंटेंसिटी मिलेगी मिनिमा पे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और इधर क्या है नेगेटिव बना देते हैं माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सपोज करो ये है आई नोट ये हो गया आई नोट। फिर फर्स्ट मैक्सिमा की फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आई नोट बाय 22 तो ये 2 बाय 0 हुआ ये बीच में ऐसे आ जाएगा ये आई नोट बाय 22। थर्ड में आई नोट बाय 61 वो देगा आई नोट बाय 61। फोर्थ में दो समझ जाएगी निकाला है नहीं हमने सिमिलरली इन द लेफ्ट साइड ऐसे होगा ये सेम आई नोट बाय 22 आई नोट बाय 61 ठीक है। तो इस तरह इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये अब हम डबल स्लिट स्टार्ट करेंगे इसके बाद तो बहुत सिंपल है। हाँ तो आकाशदीप मैम क्लियर हो गया डाउट। ओके ब्रह्मा हेलो गुड आफ्टरनून मैम। ब्रह्मा हाँ यस मैम। बताइए कुछ डाउट है? मैम ए नॉट स्क्वायर की जगह आई नॉट लिखे ना। ए नोट स्क्वायर की जगह आई नोट लिखनी। अच्छा वही पूछना था मैम ठीक है। अंकित मैम कोई डाउट नहीं, खाली एक स्लाइड इधर कीजिए ना। अच्छा यस बस 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 बस। रणबीर मैम उसमें n इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है और सेकेंडरी मैक्सिमम में n इक्वल टू 0 लेंगे ना तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है a sin इक्वल टू 0 तो वो तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए है ना। ओके मैम इसलिए 1 से स्टार्ट करें। और जयदेव हाँ जयदेव मैम वो जो ग्राफ बनाया था ना जहाँ पे 2 अल्फा दोनों के बीच में एंगल लिए थे और ई और जी के बीच में क्या वापस वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा मैम। अच्छा 2 अल्फा ई और 2 जी अल्फा एंगल लिए थे ना मैम वो कैसे आया? वो ग्राफ यस मैम अच्छा वो ग्राफ में मतलब फिगर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मैम फिगर में ओके हाँ यही पे मैम वो मैम ई जो लिए हैं मैम ई एच हाँ EH ना तो वो टेंजेंट ड्रॉ किया है EH E पॉइंट पे ई पे टेंजेंट तो येलो वाला क्या है मैम वहाँ पे सुनो मैम EH पे तो टेंजेंट छोटा छोटा ड्रॉ हुआ है ना मैम वो जो छोटा छोटा एम्पलीट्यूड है छोटे छोटे तो एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड तो कर्व शेप में है ना टेंजेंट टेंजेंट क्या लोगे ना मैम है
वो भी तो टेंजेंट के अलॉन्ग है ना मैम, एम्पलीट्यूड। क्या समझ में नहीं आया? एम्पलीट्यूड भी तो टेंजेंट के अलॉन्ग है ना मैम। एम्पलीट्यूड मैम वो फिगर एक्सप्लेन कर दीजिए मैम फिर से। ये जो इतने सारे एम्पलीट्यूड है ना, ये एक एम्पलीट्यूड है, पहले से दिखा दो, ये दूसरा एम्पलीट्यूड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये खूब सारे एम्पलीट्यूड है। किसके एम्पलीट्यूड है ये? ए और बी जो स्लिट है उसमें से जितनी भी वेव्स जा रही है सबके एम्पलीट्यूड है। तो सारे एम्पलीट्यूड को ऐसे कर्व शेप में दिखा दिया, ठीक है। और हमें पहले से ही पता है कि ए और बी से जो वेव्स जा रही है उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस a sin थीटा होता है और फेज डिफरेंस 2 अल्फा होता है, ठीक है। तो a पॉइंट से जो वेव जा रही है उसका एम्पलीट्यूड ये है, पहला है, और जो लास्ट वाली b पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड ये है, लास्ट में, ठीक है। a पॉइंट वाला एम्पलीट्यूड ये है, b पॉइंट वाला एम्पलीट्यूड ये है। अब ये कर्व है, अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल निकालना है तो हमने इस ए पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट यहाँ से सीधी लाइन हो गया, ऐसे जी पॉइंट जो बी पॉइंट है, स्लिट में बी पॉइंट है, उस पर एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो कॉर्नर वाला जी पॉइंट है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ किया तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही फेज डिफरेंस होगा। ओके मैम, हो गया मैम, हो गया मैम, थैंक यू। ओके जय। और रणबीर का हो गया ना? सुमित कुमार। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून सुमित। हेलो हेलो सुमित बताइए। हेलो सुमित। हेलो गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून सुमित। मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। My voice is not audible. Okay. I'll switch off the fan. Yes, Sumit. Is it okay now? Hello, Sumit. हाँ हाँ बताओ। हेलो मैम। हाँ सुमित। हेलो हेलो कुछ प्रॉब्लम है? हेलो कुंदन। मैम आपका आवाज आ रहा है मैम, उसका नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा ओके, तो अब हम आगे बढ़े। आदर्श कुमार अनमोल को कुछ पूछना है? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम वो जो 2 अल्फा एंगल है मैम वो दोनों के बीच ना होगा मैम, वो दोनों वेक्टर के बीच ना होगा, वो उधर साइड वाले में। क्या समझ में नहीं आया? मैम जो 2 अल्फा एंगल लिखे है मैम, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, हाँ। तो वो मैम जो लेफ्ट में है जो मैम GEH एंगल होगा ना मैम? GEH नहीं, एक्चुअली एरो ऐसे है। यस मैम। ऐसे है तो एंगल ये है। अगर ये एरो ऐसे जा रहा है ना मैम एरो मैम वो वाला जो EG मैम एरो ऊपर है ना मैम, हाँ और मैम EH का मैम एरो मैम H की तरफ है, तो वो दोनों के एंगल मैम उसके भी टेंजेंट तो नहीं, जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब ये तो रिजल्टेंट तो यही होगा ना? यस मैम। ये रिजल्टेंट हो गया। तो क्या डाउट है? तो मैम रिजल्टेंट मैम EG हुआ ना मैम एम्पलीट्यूड, हाँ और मैम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और मैम ET के बीच में एंगल 2 अल्फा होना चाहिए मैम।
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ET के बीच में क्यों होगा 2 अल्फा? तो मैम ये 2 अल्फा मैम किसके बीच में है सर? ET और ये GH, ET ये वाला ET और GH इन दोनों के बीच में है। ये मैम 2 अल्फा मैम ये मतलब दो वेव के बीच के एंगल है मैम। हाँ मैम एक रिजल्टेंट वेव और एक मैम जो कौन वेव है? नहीं रिजल्टेंट के बीच में नहीं है। तो मैम जो A और B से जा रही है, जो स्लिट के कॉर्नर है ना A और B, यस मैम। उन दोनों के बीच में एंगल है। अच्छा ठीक है मैम। ये एंगल पाथ डिफरेंस से ही तो आया है। पाथ हाँ मैम हाँ फेज एंगल है मैम, फेज एंगल। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और अभिषेक, यस मैम। मैम जो EG है वो एम्पलीट्यूड का कर्व है हाँ और उस पर जो ET और जो LG है वो टेंजेंट लिए है। टेंजेंट लिया। ओके मैम। तो मैम अभी आप ये अनमोल को बोले कि जो ET और LG है वो वेव है, वो तो मतलब एम्पलीट्यूड का जो आप छोटे छोटे एम्पलीट्यूड का एक कर्व लिए है उस पे एक नॉर्मल टेंजेंट खींचे है ना? हाँ तो वो जो वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड है ना। क्या मैम? मतलब ये कर्व जो EG छोटे छोटे एम्पलीट्यूड लिए हैं, कर्व EG छोटे छोटे एम्पलीट्यूड से ही बना हुआ है ना। हाँ हाँ। तो ये जो एम्पलीट्यूड किसके एम्पलीट्यूड है? जो भी वेव्स जा रही है स्लिट में से उन सब के हाँ हाँ हाँ। और जो 2 अल्फा है वो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है। हाँ ठीक है मैम। ठीक है। और कुंदन, हो गया मैम, हो गया। ओके ओके, तो आप अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। ओके मैम। अंकित, अंकित का हो गया? मैम लास्ट वाला स्लाइड लगाइए ना, वो लिख नहीं पाए थे। अच्छा अच्छा, वो वैसे जो तो ग्राफ था। नोट्स आपको भेजा है। अच्छा पर हाँ यहाँ लिखना भी ज्यादा सही रहता है बिकॉज वहाँ मे बी। ठीक है अंकित। यस मैम, थैंक यू मैम। So now we start double slit. Diffraction due to double slit. डबल स्लिट आज ही करें क्या? डबल स्लिट के भी नोट्स हमने गूगल मीट पे भेजे। गूगल मीट होता है क्या? वो क्या होता है? गूगल क्लासरूम पे सेंड किए हैं डबल स्लिट। तो सिंगल स्लिट अगर अच्छे से समझ लिया ना तो डबल स्लिट फिर बहुत इजी हो जाता है। सिंगल स्लिट का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो डबल स्लिट शुरू करें, थोड़ा सा शुरू करते हैं। ठीक है, diffraction due to double slit. तो डबल स्लिट में क्या करेंगे? 2 स्लिट बनाएंगे और उन पर एक वेव इंसिडेंट है। 2 स्लिट, तो ये एक स्लिट हो गई, ये दूसरी स्लिट हो गई। ठीक है, ये 2 4 हो गए, 2 स्लिट हो गई। दोनों स्लिट की विड्थ सेम है
तो दोनों स्लिट की विड्थ ए है, स्मॉल ए। स्मॉल, ठीक है, इक्वल। और दोनों के बीच में जो ओपेक रीजन है, ये वाला जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, उसकी विड्थ है बी, स्मॉल बी। ठीक है, अब सपोज करो एक प्लेन वेव यहां से आ रही है, प्लेन वेव आ रही है किसी सोर्स से, है ना, पैरेलल लाइन से, दोनों स्लिट में से पार होके जा रही है। यहाँ पे हम एक लेंस रख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ स्क्रीन रख देते हैं कॉन्वेक्स लेंस के फोकल डिस्टेंस में। तो ये सारी जो वेव्स जाएगी, 3 वेव दिखाएंगे हम। पहले तो सीधी वाली, ठीक है, बीच में से सीधी वाली वेव, बीच में तो वैसे कुछ होगा नहीं, बीच में तो ओपेक है, तो ये सीधी वेव गई, ठीक है। और ऐसे बीच में जो ऐसे सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे तो वेव कोई जा नहीं है क्योंकि ओपेक है, ऐसे सीधा सीधा ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमें पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट पी नॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलेगी, तो पी नॉट पे ऑब्वियसली जो भी वेव्स आ रही है उनमें पाथ डिफरेंस 0 है, तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। अब वैसे ही थीटा एंगल पे वेव्स लेंगे, थीटा एंगल पे, तो सपोज करो कि ये ए पॉइंट इस पॉइंट से, अच्छा ये नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, तो ये जो स्लिट है ए बी और ये जो दूसरी स्लिट है सी डी, ठीक है। थीटा एंगल पे गई वेव, ये थीटा एंगल, यहाँ से भी थीटा एंगल कर देते हैं, तो यहाँ वाली सीधा सीधा कर देते हैं, ये पॉइंट मिल गया हमें, यहाँ ये P1 है पॉइंट, ठीक है। अब क्या ये P1 A पॉइंट के ज्यादा पास में और यहाँ से दूर है, तो अब A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पाथ तो D से जो P1 की तरफ जा रहा है उस वेव ने ट्रेवल किया, तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या AK, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये वाला भी थीटा, ये वाला भी थीटा, और ये एंगल भी थीटा, ये जो ट्रायंगल है ये एंगल भी थीटा, ओके। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा मिनिमा की तो कंडीशंस हमें पता है, जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है तो मिनिमा होता है, और जब पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 होता है तो मैक्सिमा होता है, ये तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन है। इंटरफेरेंस में उल्टा है ना। और अब क्या करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे डायरेक्ट। तो अब हमें सिंगल स्लिट के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता है, 2 स्लिट है, मैंने ऐसे ग्रीन लाइन बना दी, ये टेस्ट है, ये तो स्लिट है ना, तो एक स्लिट से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा, किसी भी पॉइंट पे सिंगल स्लिट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये जो स्लिट AB है उसके कारण रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा, और जो स्लिट CD है उसके कारण भी किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा।
ठीक है, क्लियर? तो अब दोनों स्लिट जब एक साथ है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? जो दो एम्पलीट्यूड है उनका वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डायरेक्ट निकालते हैं। तो फ्रॉम थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट वी नो द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज A naught sin alpha upon alpha. So from the theory of single slit diffraction, resultant amplitude, single slit diffraction, resultant amplitude from a slit, from one slit, resultant amplitude from one slit is equal to A naught sin alpha upon alpha। और अल्फा क्या होता है? 2 अल्फा हमें पता है, where 2 अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा a sin थीटा, है ना? थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना? थीटा एंगल से वो डिफ्रैक्ट होती है, थीटा एंगल से मुड़ती है, तब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जब थीटा 0 होता है तो अल्फा भी 0 हो गया, तो ये एम्पलीट्यूड a नॉट हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अल्फा टेंड्स टू 0, साइन 0 upon 0, या साइन अल्फा upon अल्फा इज 1। ठीक है, तो अब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो वही दो एम्पलीट्यूड ड्रॉ करेंगे, फिर वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हाँ, और ये है कि ये तो 2 अल्फा है, ये फेज डिफरेंस है 2 अल्फा, जो एक स्लिट होती है उसके दोनों कॉर्नर से आने वाली वेव्स के बीच में। अब फेज डिफरेंस, और ये जो अल्फा फेज डिफरेंस होगा ये कौन सा होगा? मिड वाले पॉइंट से जो वेव आएगी। 2 अल्फा है कॉर्नर वाले से, तो अल्फा क्या हो जाएगा? मिड वाले पॉइंट से। जैसे एक कॉर्नर एक मिड का ले लेंगे तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा अल्फा। अल्फा इक्वल टू पाई बाई लैम्डा a sin theta will be is the phase difference between waves at midpoint of the slit। ठीक है ना? ये अल्फा फेज डिफरेंस क्या होगा? मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट सपोज करो ये है, तो ये S1, ये S2, ये दोनों मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि S1 और S2 दो सोर्स है, बस तो एक ही सोर्स है। S1 और S2 दो सोर्स है, दोनों सोर्स से जो वेव आ रही है, दोनों सोर्स रखे हुए हैं स्लिट के मिड पॉइंट पे, तो दोनों सोर्स से जो वेव्स आ रही है उनसे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिल रहा है, मतलब डिफ्रैक्शन हो रहा है। और फेज डिफरेंस A पॉइंट और S पॉइंट या फिर C पॉइंट और S2 पॉइंट, इनमें फेज डिफरेंस अल्फा है। ठीक है, सिंगल स्लिट के दोनों कॉर्नर से जो वेव्स आती है उनमें फेज डिफरेंस होता है 2 अल्फा। तो सिंगल स्लिट के एक कॉर्नर और एक मिड पॉइंट से जो वेव्स जाएगी उनके बीच फेज डिफरेंस होगा अल्फा। 2 अल्फा का हाफ अल्फा। तो ये हो गया ना, समझ में आ गया? S1 और S2 क्या है? दो सोर्स जो कि मिडल पॉइंट पे प्लेस्ड है, मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट पे प्लेस्ड है।
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने से पहले हम रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस निकालते हैं। S1 और S2 से अगर वेव्स जा रही हैं तो उनमें पाथ डिफरेंस निकालना, ठीक है, S1 और S2 से। तो ये जो लाइन ड्रॉ की ना, इसको सेम आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे जा रही है और ये S2 से भी जा रही है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस यही होगा, ठीक है, S2K जैसे सिंगल स्लिट में निकाला था, सेम वही प्रोसेस S2K, और ये यहां से ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। कलर चेंज कर देते हैं सो इट विल बी विजिबल क्लियरली, ब्लू, ठीक है। ये इसमें किसी को डाउट है? S1 और S2 सपोज करो दो सोर्स है, यहां से वेव्स जा रही है, S1 और S2 दोनों स्लिट के मिडल पॉइंट पे रखे हुए हैं, तो जो वेव गई थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो गई, तो उन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है S2K। S2K कैसे आया? S1 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये K पॉइंट पे मिल जाता है, तो S2K इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा हो गया, और S1 और S2 क्या हो गया? S1 S2 ये डिस्टेंस, ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है S1 S2। S1 और S2 कितना होगा? ये देखिए इतना होगा a/2, इतना भी a/2, तो a हो गया और बीच का b, तो मतलब a प्लस b। S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस हो गई a प्लस b। ठीक है, तो S2K पाथ डिफरेंस पता चल गया ना, S2K जो हमने सिंगल स्लिट में किया था, सेम at midpoint is the phase difference between waves at midpoint of the slit. And if S1 and S2 are two coherent sources, कोहेरेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। जो भी डिफ्रैक्शन होता है या इंटरफेरेंस होता है, उन सब के लिए बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है कि सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। इफ S1 and S2 are two coherent sources placed at the middle points of the slits, then path difference between two waves passing through S1 and S2, ठीक है, then the path difference theta angle, then the path difference is equal to S2K, और वो ट्रायंगल लिया हमने S1 S2K फ्रॉम ट्रायंगल S1 K S2, K पॉइंट है ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए K को मिड में रखेंगे, तो फिर ये पाथ डिफरेंस हो गया S2K इज इक्वल टू A प्लस B sin थीटा। sin थीटा निकालोगे, दैट विल बी A प्लस S2K अपॉन A प्लस B, जैसे सिंगल स्लिट में किया था, तो S2K हो गया A प्लस B sin थीटा। इसमें किसी को डाउट है? नहीं, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये पाथ डिफरेंस हो गया। फेज डिफरेंस क्या होगा? दिस इज द पाथ डिफरेंस and phase difference will be, phase difference कहाँ पे हमने 2 अल्फा लिखा था, यहाँ डिफरेंट साइन यूज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज डिफरेंट
So 2 beta is the best. 2 beta is equal to 2 pi by lambda और ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा a plus b sin theta. ठीक है, हो गया? ओके, तो ये हमारा आज हमने सिंगल डबल स्लिट से किया पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस. आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को तो घनश्याम सर क्लास लेंगे और फ्राइडे को मे बी. तो फ्राइडे को हम ये पढ़ेंगे, इसके साथ ही हमारा डबल स्लिट खत्म हो जाएगा और फिर पोलराइजेशन स्टार्ट होगा. वो एक और प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट झा सर. तो झा सर विल टीच यू पोलराइजेशन. ठीक है, तो डिफ्रैक्शन तक फ्राइडे को हमारा क्लास खत्म हो जाएगा. उसके बाद आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. अब अच्छा, ओके ओके. सो नाउ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सर आपसे. अब वो फर्स्ट ईयर में हमारा जो है वो अपने बच्चों को अच्छा अच्छा, ओके. हाँ, ये तो